दीवाने हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने छोटे से चैनल एकोड जा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सभी आपको जो है 10th में इनके आंसर्स मिल चुके होंगे, क्योंकि आप 10th में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पढ़कर आए हो। आज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि जो सेकंड टर्म है हमारा उसमें रिफ्रैक्शन आ रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आपने 10th में पढ़ी होगी। Whenever the light travels from one medium to another medium, जब एक लाइट एक मीडियम से, ये समझिए, ये जो है ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 1, ये मीडियम फर्स्ट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और ये वाला जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला, ये है मीडियम सेकंड, इसको नाम दे दिया मैंने मीडियम सेकंड। जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, whenever the light travels from one medium to another medium, it always deviates from original direction। तो ये हमेशा, जब हमारी एक लाइट, ऐसे समझिए आप, एक सेकंड रुकिए, इसे मुझे हटाने दीजिए मीडियम, हाँ ये देखिए, जब हमारी लाइट जो है मीडियम 1 में से मीडियम 2 में जाती है, समथिंग ऐसी ये लाइट रे आई हमारी, ये एक लाइट की रे आई, ओके। तो जब हमारी लाइट ने फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में एंटर किया, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड अनदर मीडियम, इट ऑलवेज डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ये हमेशा अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वहां से डेविएट हो जाती है। मतलब ये लाइट रे ऐसे आई, इसका मतलब ये था कि ये सीधी सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, जब ये दूसरे मीडियम में जाती है तो सीधी न जाने की वजह ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किसकी तरफ बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ। तो ये ऐसे हो जाती है, यहां से ये रहा आपका नॉर्मल, ऐसे ये रहा आपका नॉर्मल। एक सेकेंड, कितनी टेढ़ी लाइन है रे भैया, कितनी टेढ़ी लाइन है। ये रहा आपका नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो जब यहां से एक लाइट रे आई, इस लाइट रे को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। जब एक लाइट रे आई तो यहां पर जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर की, इसने फर्स्ट मीडियम में से जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर की, और अगर दूसरा मीडियम जो है हमारा वो डेंसर हुआ, कैसा हुआ? डेंसर और रेयरर क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझिए, रेयरर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, यानी कि एज कंपेयर टू डेंसर, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, क्योंकि रेयरर में जो है हमारा लाइट जो है वो तेजी से ट्रेवल करती है। रेयरर में एकदम स्पीड से लाइट भागती है। ऐसे समझिए कि खाली रोड है, एक खाली रोड पर मोटरसाइकिल जो वो स्पीड से चलेगी, अगर वहीं थोड़ी कुछ मेला वेला लग रहा हो तो उसी में जो हमारी बाइक है यानी कि मोटरसाइकिल है वो थोड़ी धीमे चलेगी, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत है। तो ऐसे ही समझिए कि जो खाली रोड है उसे बोलते हैं हम रेयरर। तो ये जो खाली स्पेस है उसे बोलते हैं हम रेयरर। इसमें जो है हमारी लाइट वो बहुत तेजी से चलती है। और जो हमारा डेंसर है, इसमें ये समझिए भीड़ है, ये सारी क्या है? भीड़, ये सारी भीड़ है, तो इसे बोलते हैं हम डेंसर। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम डेंसर। इसमें जो हमारी लाइट रे है, जो हमारी लाइट की रे आई हुई है, वो डेंसर में आकर थोड़ी स्पीड कम हो जाती है लाइट की। क्या हो जाती है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसी वजह से ये जो है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, थोड़ी सी जो है अपनी पोजीशन पर जाने की वजह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। किसकी तरफ झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ। मैं आपको वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं, उसके अलावा एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, तो जरा ध्यान से समझिए, है ना। तो ये जो है हमारा, देखिए अब यहां से समझिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम क्या? उसे क्या बोलते हैं बताइए? जो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम?
इंसिडेंट एंगल, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ना, थीटा 1। और जो हमारा इंसिडेंट रे यानी कि जो हमारी आई थी वो रिफ्रैक्ट होकर किधर गई है, डेंसर में इधर टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा इधर गई है। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम क्या, इसे इंसिडेंट एंगल, तो इसे रिफ्रैक्टेड एंगल, क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसे हम थीटा 2 से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो ये वाला जो एंगल है ये एक नॉर्मल और ये वाली जो, तो ये एंगल थीटा 1 इस पूरे के इक्वल होगा, यानी कि यहां से अगर मैं यहां तक खींचूं तभी तो पूरा होगा। लेकिन ये जो थीटा 1 है क्या वो इसके इक्वल होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है और इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है तो थीटा 1 बड़ा होगा या थीटा 2 बड़ा होगा, ये बताइए, थीटा 1 बड़ा होगा या थीटा 2 बड़ा होगा। देखिए ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल होंगे, कौन से, एक ये वाला यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला, और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाला जो है ये तो इससे छोटा है ना, जो थीटा 2 है वो तो इससे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा 1 एंगल जो है हमारा वो बड़ा है किससे, थीटा 2 से। थीटा 1 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे से। बात समझ में आई, एकदम क्लियर, मैं से रफ करूं, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये जो है आपको ये पॉइंट्स में लिखने हैं, ये सारे जब आप आंसर लिखोगे तो ये सब पॉइंट्स में लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन ये डायग्राम बना रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रेयरर, डेंसर क्या होता है, ये सब कुछ आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस दिखाता हूँ आपको, क्या दिखाता हूँ आपको, स्पेशल केस। सबसे पहली बात कि जब इंसिडेंट रे, जब हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, सबसे पहली बात तो ये कि रेयरर से जब रेयरर मीडियम यानी कि जहां पर भीड़ कम होती है वहां से ज्यादा भीड़ में जाती है, तो ये जो लाइट की रे है ये किधर शिफ्ट होती है, ये टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है। और जब हमारी जो लाइट रे है, जब हमारी जो लाइट की रे है ये डेंसर है, ये ऊपर वाला कैसा है, डेंसर मीडियम है, कैसा है, डेंसर। और ये नीचे वाला रेयरर मीडियम है, कैसा मीडियम है, रेयरर। और ये रही इसकी नॉर्मल लाइन, कहाँ गई इसकी नॉर्मल लाइन, ये बन गई आपकी नॉर्मल लाइन। ठीक है, यहां पर ऊपर वाला रेयरर था, नीचे वाला डेंसर था, यहां पर ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है। जब लाइट की रे यानी कि इंसिडेंट रे डेंसर से सॉरी डेंसर मीडियम में से जब रेयरर में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की वजह अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन यहां पर नॉर्मल की शिफ्ट ना होने की वजह ये कहां चली जाती है, ये चली जाती है तुम्हारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर चली जाती है, ये चली जाती है तुम्हारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसे ऐसे जाने की वजह, ये ऐसे जाती है, ये ऐसे सीधी आई तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर जो है रेयरर मीडियम है, यहां पर रेयरर मीडियम है तो ये ऐसे जाने की वजह ये ऐसे चली गई। तो ये वाला जो एंगल है, अब देखो ये वाला जो एंगल है जिसे मैंने थीटा 1 बोला है, थीटा 1, और ये वाला जो एंगल है थीटा 2। अब इसमें बताइए मुझे कौन सा बड़ा होगा, थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है। तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये जो है सिर्फ इतने के इक्वल होता, ये थीटा 1 है वो इतने के इक्वल है कि नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन जाएंगे। इसलिए ये जो थीटा 2 है वो सिर्फ इतने के इक्वल है, लेकिन इसका जो एंगल है ये तो इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा। तो इसका मतलब थीटा 1 जो है यहाँ पर, थीटा 1 वो बड़ा होगा थीटा 2 से। क्लियर है, यहाँ पर थीटा 1 यानी कि रेयरर वाला बड़ा होगा डेंसर से, और यहाँ पर रेयरर वाला जो है वो भी, यहाँ पर भी रेयरर वाला बड़ा होगा डेंसर से। एकदम क्लियर है, यहाँ पर जो है थीटा 1 वो है, ये वाला जो थीटा 1 एंगल है ये बड़ा होगा थीटा 2 से। मैंने यहाँ पर अपोजिट ले लिया, यहाँ पर थीटा 1 लिया तो मैंने यहाँ पर थीटा 2 ले लिया, इसलिए वो एकदम एग्जैक्ट आया। अदरवाइज मैं यहाँ पर 1 कर दूं और यहाँ पर 2 कर दूं, 1 और 2, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो थीटा
2 है वो बड़ा होगा थीटा 1 से। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये जो था कि अगर जो हमारी ये रे जो है यानी कि लाइट की जो रे है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, और डेंसर से रेयरर में जा रही है यानी कि ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ में जा रही है तो दूर भाग जाएगी। बात समझ में आ गया? ज़्यादा भीड़ से कम भीड़ में तो दूर भाग जाएगी, और कम भीड़ से ज़्यादा भीड़ में आ रही है तो पास में आ जाएगी। एकदम क्लियर है या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? तो देखिए आगे। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, इसे रफ कर दूँ? हाँ, तो इसे मैं रफ करता हूँ। तेरे मोहब्बत में भोले न जाने क्यों हम भी मिल गए हैं, आफत मचाई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? देखिए, एक स्पेशल केस देखते हैं हम। क्या देखते हैं हम? स्पेशल केस। बहुत टॉप का स्पेशल केस है, आपको दिखाते ही मजा आ जाएगा। क्या आएगा? मजा आ जाएगा। देखिए कैसे। जब जो हमारी लाइट ऐसे तो जा रही थी, ऐसे, ये नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही थी, ये था इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, था या नहीं था? तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि ये जो रे है जब नॉर्मल के साथ कुछ थीटा एंगल बनाए, अगर ये थीटा एंगल जो है ये 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? 0 डिग्री, यानी कि ये वाली जो लाइट की रे है ये ऐसे ना आने की बजाय एकदम सीधी नॉर्मल की तरफ आए, यानी कि ये ऐसे ना आए और ऐसे आए, एकदम सीधी नॉर्मल रे पर एकदम सीधी जाए, ये ऐसे ना जाए। यानी कि एक टॉर्च लोगे आप तो उसे इस डायरेक्ट इस प्लेन पर ऐसे ना डालने की बजाय ऐसे डालो अगर आप उसकी लाइट को, तो ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डेविएशन शो नहीं करती। क्या नहीं करती? कोई भी डेविएशन शो नहीं करती। ना तो ये इससे दूर जाती है, अगर एकदम सीधी आएगी ये रे तो ना तो इससे दूर जाएगी और ना इसके पास आएगी, कहीं भी नहीं आती, बल्कि जैसी आती है वैसी की वैसी निकली हुई चली जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अगर आपका 0 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आपका 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का भी एंगल 0 डिग्री ही होगा। एकदम क्लियर है या नहीं? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे 0 डिग्री है यानी कि एकदम लाइन सीधी आ रही है परपेंडिकुलर, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो भी 0 ही होगा, उसमें भी कोई डेविएशन शो नहीं होगा। तो ये जो था एक स्पेशल केस था। अगर आपकी सिर पर ऐसे लाइट आ रही है तो सीधे पैरों में होकर निकल जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपके इधर से या फिर कुछ भी एंगल बना रही है तो वो डेविएशन शो करेगी, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये था एक स्पेशल केस। ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया या नहीं आया रे छोकरे? आई गवा। चलो तो हम दूसरा केस देखते हैं। अब देखो स्पेशल केस तो आपको मैंने बता दिया, न जाने याद भी। अब देखो दोस्तों, ये मैंने आपका एक छोटा सा डायग्राम बना दिया जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में θ1 और θ2 दो एंगल हैं, रेयरर से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इसके बाद देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं हम? इसके बाद पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा बड़े ध्यान से, बड़ी बुद्धि से, बड़े दिमाग से, बड़े सिर से, बड़ी चतुराई से, बड़ी मन की आंखों से, इन सभी से देखना है ना, तब समझ में आ पाएंगे ये दोनों आपको लॉ। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, इसमें जो फर्स्ट लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे, जब हमारी लाइट आ रही है, एक तो वो वाली रे, और रिफ्रैक्टेड रे जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी, तो वो वाली रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो दोस्तों लाइट आ चुकी है, हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी है। तो देखिए सबसे पहले नहीं, उसके बाद में बार बार मैं सबसे पहले बोलता हूँ, उसके बाद में
उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लॉ क्या कहता है? देखिए, सबसे पहला लॉ कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट की रे आई है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो वापस गई है डेंसर मीडियम में जाने के बाद, और हमारी ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये सीधी, ये नॉर्मल लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसे बोलते हैं हम क्या? नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं या नहीं कर रही? बिल्कुल एक ही प्लेन पर लाई कर रही है, दिख रही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रही हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and the normal line, and the normal line lies in the same plane, lies in the same plane, ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं सभी की सभी। तो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। देन सेकेंड लॉ जो है हमारा, वो किसने दिया था? वो दिया था हमारा स्नेल्स बाबा जी ने। किसने दिया था? हमारे स्नेल्स बाबा जी आए थे और सेकेंड लॉ को लाए थे, हमको दिया था, हमने ग्राउंड किया था। सिंपल सा बात है भैया। बात थी बचपन की, सन 1955 की। एक शायरी सुनाऊं आपको? सुना देता हूँ, है ना, कि बात थी बचपन की, सन 1955 की, बैठे थे क्लास में एक सुंदर सी कन्या के पास में। देन उसके बाद क्या था वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए स्नेल्स लॉ, आपको शायरी तो सुना दी। हाँ, स्नेल्स लॉ में मैं आपको बताता हूँ क्या। स्नेल्स लॉ बताने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूँ, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छोटा सा टॉपिक है उसे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसे हम एन से या फिर म्यू से, दोनों से डिनोट करते थे। तो मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था C/V, C/V, जिसमें C होता था स्पीड ऑफ लाइट एंड V होता था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। V क्या होता था? सॉरी, C क्या होता था? C होता था स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। क्लियर है बात? क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है C, V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात एकदम चमक गई हुई आपकी, ठीक है ना। तो ये होता था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं यहां से दो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं, अगर मैं यहां से दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो वो कैसे निकाल सकता हूं? मान लीजिए मैं आपको जो है इधर बताता हूं, है ना, इधर अच्छे से बताता हूं, समझने की कोशिश करना जरा, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको एक मीडियम है मेरा N1, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मेरा? N1 है, ठीक है। N की जो वैल्यू है वो कुछ है, मान लीजिए ABCD XYZ कुछ भी है, मैंने उसे माना N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का, ठीक है। तो ये इक्वल होगा किसके? C/V1, C/V1। C तो हमारा कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज होगा नहीं, बात समझ रहे हो। C जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कांस्टेंट रहती है, वो तो आपको भी मालूम है। तो ये तो हमारा चेंज होगा नहीं, चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि मीडियम कितना डेंसर करोगे उतना चेंज होगा आपका, होगा या नहीं होगा? जितना मीडियम डेंसर करते जाओगे उतनी स्पीड ऑफ लाइट धीमी होती जाएगी, तो उतना ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। तो ये हो गया N1 = C/V1, ठीक है। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम देखता हूं, N2। क्या देखता हूं मैं? N2 क्या होगा हमारा? N2 होगा C/V2, होगा या नहीं होगा? मान लीजिए कि इसमें जो है ये मेला है, डेंसर में क्या है? मेला होता है, मेला होता है तो उसमें से लाइट की जो रे है वो कम पास हो पाती है। मान लीजिए कि ये ए शहर में, ये ऐसे मान लो आप, ये जो है ये लंदन शहर में मेला लग रहा है। किस शहर में मेला लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छी सी ट्रिक से समझा रहा हूँ। देखिए ये लग रहा है लंदन शहर में मेला। किस शहर में मेला? लंदन में। अब लंदन में शहर में मेला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है।
तो उसमें जो है ये जो कोरोना चल रहा है तो उसमें जो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन आएंगे, क्योंकि भाई लंदन शहर ही ऐसा है, तो एजुकेटेड पर्सन आएंगे तो उसमें कम भीड़ होगी, बिल्कुल होगी। कम भीड़ होगी तो आपकी बाइक एकदम आसानी से निकल जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ये होगा V1। अब मैंने दूसरे शहर में मेरा लगा दिया, इस शहर का नाम है भैया इंडिया, और आपको जब पता है कि इंडिया में मेला लगता है तो कितनी भीड़ होती है, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, यहाँ पर भीड़ रुकती नहीं है। तो भैया यहाँ पर एकदम ये ज़्यादा सी भीड़ है, कैसी भीड़ है, बहुत ज़्यादा सी भीड़ है, बहुत ज़्यादा सी भीड़ है। आप बाइक लेकर आए तो आपकी क्या मजा है कि इसमें से निकल भी जाओ, आप फंसे के फंसे रह जाओगे, है ना। तो आप जब फंसे के फंसे रह जाओगे तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा N2, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बात समझ में आ गई, ये दोनों कैसे डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट हो गए भैया। अब मैंने कहा कि ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरी और ये इक्वेशन सेकंड है। वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ना। हाँ देखिए, क्या मजाक कर करके पढ़ा रहे हो आप भी देखिए, चलो कोई बात नहीं। ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर मैं फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड दे दूं, चाहे सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड दे दूं, ठीक है, मैं दे रहा हूं इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड, ऑन डिवाइडिंग मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू, पहले ये आएगा फिर अपॉन ये आएगा, C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V2। क्लियर, C से C कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये V1 होगा अपॉन V1, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2। क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। मैं इस N2 अपॉन N1 को क्या बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम N से डिनोट करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू किस में था, टू इंडिया में था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लग रहा है किसमें, इंडिया में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू लंदन, विद रेस्पेक्ट इंडिया की रेस्पेक्ट में लंदन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सॉरी लंदन के रेस्पेक्ट में इंडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पर, और जिसका बोला जाता है वो लिखा जाता है पीछे। याद रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसे लिखेंगे हम N। हाँ तो दोस्तों, इसे आप एकदम दिमाग में फिट रखिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम स्नेल्स बाबा के ऊपर कि स्नेल्स बाबा। हाँ तो दोस्तों, ये था आपका, ये एक मैंने यहाँ पर एक डेरिवेशन बताई आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 थोड़ा मोटा नहीं हो गया, पतला कर दूँ इसे, देखो कैसे पतला करता हूँ। इस 2 को थोड़ा सा मैं जो है पतला कर देता हूँ, हो गया पतला जरा, पतले इंसान ठीक रहते हैं। तो देखिए, अब स्नेल्स बाबा के ऊपर आ जाइए। स्नेल्स बाबा का जो लॉ है वो यहाँ से आएगा आपका, कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये जो एंगल I माना है, एंगल R माना है मैंने, स्नेल्स बाबा ने क्या कहा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि एंगल I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे यानी कि एंगल R जो होते हैं, अगर हम इनका साइन का कंपोनेंट ले लें, किसका, साइन का, यानी कि साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, अगर इन दोनों का साइन का कंपोनेंट ले ले तो वो कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा N2 अपॉन N1 के। किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडिया अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लंदन, ये इसके इक्वल होता है N2 अपॉन N1 के। क्लियर, बात क्लियर है या नहीं क्लियर। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करके लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कर लोगे आप। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके लिख दूं तो साइन ऑफ I अपॉन
साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का इक्वेशन जो है वो ये होता है, अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा क्या, इसे भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा साइन ऑफ आई मल्टीप्लाई n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर मल्टीप्लाई n2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ स्नेल्स बाबा का, जिसे आप अपने माइंड में स्टोर करके रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्नेल्स लॉ का ये इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये ऐसे लिखा जाता है, इसे ऐसे याद रखिए। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला। ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। हम फर्स्ट लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली बार रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर। जब तक के लिए एक और की तरफ से बाय बाय, टेक केयर।